नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हितेंद्र यादव आज फिर तैयार हूँ आगे अपने और क्वेश्चंस भी लेके। वैसे जो अपना ये थर्ड चैप्टर है ये हमारा अब ख़त्म होने ही वाला है। बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन बच रहा है इसके अंदर और वो भी हम कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को जो इसका अब हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो एक्सरसाइज 3.6 चल रही है। आई होप आप सब बच्चों ने वो पीछे के क्वेश्चंस कर लिए होंगे और अगर नहीं भी किए तो आप करो बेटा, टाइम है आपके पास, ये हमें समझना पड़ेगा। उससे पहले अब हम बात करते हैं, पीछे एक सीनरी दिख रही है। काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा ये सर ने एक नया वे पढ़ाने का कर लिया। बिल्कुल नया वे है, नए तरीके से पढ़ाएंगे और भी अच्छे से पढ़ाएंगे और भी अच्छे से बातें सारी क्लियर होगी और भी इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं। और वीडियो क्लियरिटी आपको और भी अच्छी मिलेगी और जो पीछे वीडियो में कमियां थी उनको भी हम सुधारेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं अपनी पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी बहुत बात करेंगे बीच के अंदर, जो हमारा जो लेक्चर होता है, जो मेनली जो आपसे मैं बातचीत करता हूँ वो करेंगे। उसके बाद फिर पढ़ाई की करेंगे और वो क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे। तो हम पढ़ाई की बात पहले कर लेते हैं। पढ़ाई के अंदर बेटा देखो, एक्सरसाइज 3.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा हो चुका है। नहीं हुआ है तो आप मेरे से और भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है हो जाना चाहिए, हो गया होगा आपका। तो अब आज हम क्या करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे सिर्फ। जो हमारा क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 3.6 के अंदर, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.6 के अंदर जो क्वेश्चन 2 है उसका आज हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे वो स्टेटमेंट के वे में दे रखा है बेटा, और थोड़ा सा उसके अंदर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम ये चीजें दे रखी है। तो इसको हम थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करेंगे और इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़कर हम किस तरीके से अपनी इक्वेशन बना सकते हैं और उन इक्वेशन से को आगे फिर सोल्व करना तो हमें आता ही है। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करेंगे, वो हम या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड उसके अंदर लगा देंगे। तो ये तो थी हमारी, यहाँ तक थी हमारी पढ़ाई की बात। और इसके अंदर थोड़ी सी और कर लेते हैं पढ़ाई के बारे में ही हम बात। इसके अंदर बेटा क्या दे रखा है, इसके अंदर क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ोगे ना आप, तो मतलब जब क्वेश्चन पढ़ोगे क्वेश्चन सेकंड के अंदर, तो उसके अंदर दे रखा है उसका फर्स्ट पार्ट के अंदर कि एक लड़की है रितु, ठीक है। वो लड़की क्या कर रही है, वो जो है नदी के बहाव, नदी चल रही है, ठीक है, नदी चलती है, वो नदी बह रही है, ठीक है। उसने अपनी एक नाव ले ली, उसके बाद उसको उसमें चलाना स्टार्ट कर दिया। उसके अंदर 2 वर्ड आ रहे हैं नए नए, अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब आप समझ सकते हो, पानी के बहाव के अपोजिट की साइड वो जा रही है। पानी इधर चल रहा है, पानी इधर की साइड चल रहा है और वो इधर की साइड जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, पानी का बहाव इधर है और वो इधर जा रही है। अगर दोनों अपोजिट साइड जा रही है तो बेटा देखो, ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी। ये लड़की है रितु, इसकी स्पीड से क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, तभी आगे बढ़ पाएगी। अगर इसकी स्पीड से इस रितु जो ये लड़की है इसकी स्पीड इस पानी के बहाव से कम हो गई तो ये क्या करेगी, पानी के साथ साथ ही बहने लग जाएगी। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये अपस्ट्रीम चल रही है, मतलब पानी के बहाव के अपोजिट चल रही है। पानी के बहाव का अपोजिट चल रही है तो साफ सिंपल सी बात है, जो ऋतु की स्पीड है वो जो पानी की स्पीड है, जो नदी की स्पीड है उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगी। अगर उससे कम हुई, जैसे कि सपोज करो ऋतु जो है वो उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आ रहा है और इसकी स्पीड कितनी है पानी की, 5 किलोमीटर पर आ रहा है, फिर भी इसके पास थोड़ी सी स्पीड बच गई ना, 10 किलोमीटर पर आ रही, तो ये पानी का अपोजिट आपकी ऋतु जो है वो जा सकती है, क्योंकि इसके पानी के बहाव का अपोजिट है। तो इसे बोलते हैं हम अपस्ट्रीम, जब पानी का बहाव इधर आ रहा है और हम इधर चल रहे हैं। पानी के बहाव का अपोजिट तो खैर हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सही वे में। तो क्या है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, अपस्ट्रीम कह रहे हैं। पानी के बहाव के अलग चल रही है, मतलब पानी के बहाव का अपोज करती हुई वो जा रही है, तो उसे कहता है अपस्ट्रीम। अगला वर्ड है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या है, पानी का बहाव भी बेटा इधर, ठीक है, और ऋतु भी क्या है, इधर ही जा रही है। तो बेटा देखो, जब पानी के बहाव के साथ साथ ऋतु जा रही है तो उसको कम दम लगाना पड़ेगा। अपनी जो नाव वगैरह वो चला रही है तो उसके लिए वो कम दम लगाएगी, तो क्या है, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कई बार रियल लाइफ में, यहीं पे गाँव में क्या होता है, जब हवा चल रही होती है, हम प्रैक्टिकल वे में आते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल वे में हमारे जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं आगे नई शिक्षा नीति आ रही है, तो हमें प्रैक्टिकल वे में सोचना चाहिए। तो प्रैक्टिकल वे में बेटा ऐसे सोच सकते हो, जैसे आप खड़े हो कहीं खेतों में खड़े हो, या ये लगा लो कहीं भी खड़े हो, तो क्या है, हवा चल रही है, हवा को आप पानी मान लो। हवा को अगर आपने पानी मान लिया, हवा चल रही है और क्या है, आपको हवा के अपोजिट जाना है।
हवा के अपोजिट जाना है तो आपको क्या है, थोड़ा ज्यादा दम लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे जाते हो, तो डेट मीन्स आप क्या चल रहे हो, आप स्ट्रीम चल रहे हो। हवा इधर जा रही है, आपको हवा आगे से कर रही है और आप उसको अपोज करते हुए आगे चल रहे हो, आप स्ट्रीम हो। और अगर आप क्या हवा भी इधर ही चल रही है और आप भी इधर ही चल रहे हो, तो आपने देखा होगा आपकी स्पीड भागने लग जाते हो, तो एक क्या है, स्पीड आपकी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। इसे कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम, मतलब उसके भाव के साथ साथ चल रहे हैं। तो बस अब आगे मेनली इस क्वेश्चन के अंदर यही है, और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के और भी मैं अच्छे से कोशिश करूंगा। हालांकि काफी हद तक आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, बाकी हम नोटबुक की हेल्प से इसको एक्सप्लेन आगे भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पीछे जो सीनरी दिख रही है, ये सीनरी बेटा गिफ्ट में मिली थी। काफी बच्चों ने कहा था कि सर क्या गिफ्ट मिला है, कैसा मिला है। ये मेरे किसी एक स्टूडेंट ने लास्ट बैच के अंदर गिफ्ट में दी थी, तो वही सीनरी ये लगी हुई है। तो अब बात आ जाते हैं कि अभी 5 अगस्त को नया नया राम मंदिर बन गया, सब बच्चे खुश थे, मतलब काफियों ने तो दिवाली मना ली कि उन लोगों ने क्या करा, कैंडल्स जलाई, दिए जलाए और इस तरीके से पूरा मतलब एंजॉय किया कि जैसे वो है। बिल्कुल सही है बेटा, राम मंदिर का था वो खैर एक पुराना मुद्दा है, और वो खैर अच्छा हो गया कि सुलझ गया और हो गया। लेकिन क्या, एक जरा सा थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आप 10th क्लास के बच्चे हो, आगे चल के आप में से बनेंगे। आज इंडिया में क्या हालात है, मतलब मंदिर होने चाहिए। देखो मंदिर, मैं मतलब मेरे को कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर से कुछ ये है कि मंदिर नहीं होने चाहिए, मंदिर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन आज इंडिया में ये जो राम मंदिर बन रहा है, ये किसके पैसों से बन रहा है, आपके हमारे पैसे से, या फिर और भी हम जैसे बहन या भाई इसके अंदर दान देंगे, कोई पूरी संस्था है उससे ये मंदिर बन रहा है, ठीक है, अच्छी चीज है, बन रहा है। लेकिन आज के टाइम में जब एक मतलब बहुत लॉकडाउन चल रहा है, अलवर में तो अब भी लॉकडाउन है, ठीक है, और सब जगह लॉकडाउन है, शॉप्स बंद है, स्कूल्स बंद है, तो क्या, अगर मैं तो एक छोटी सी बात है, थोड़ा सोचने का है सब्जेक्ट, क्या इस राम मंदिर की जगह अगर हम हॉस्पिटल्स बना देते, मतलब राम मंदिर भी जरूरी है ये नहीं है, क्या इस टाइम अगर एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनाने के चालू स्टार्ट कर देते तो कितने लोगों को उसमें जॉब मिलती, और हमारा इंडिया कितना आगे बढ़ता, और कितना मतलब जो जिस टाइम आपका कुछ भी होता है, आई थिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिल पाती। और जब हम बीमार होते हैं, हालांकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो गरीब है, ठीक है, जब हम बीमार होते हैं तब अभी तो खैर हम ठीक है खुश हो रहे हैं, लेकिन जब बीमार होते हैं और हमें जब 20-20 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, 30-30 किलोमीटर तक जाना पड़ता है इलाज के लिए, आप वो थोड़ी सी सिचुएशन आप सब बच्चे ना इमेजिन करो, ठीक है, उस टाइम आपको क्या हो रहा होता है, हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमें मतलब गॉड है इम्पोर्टेंट, भगवान है, मंदिर है, हाथ जोड़ रहे, और भगवान तो बेटा हर जगह है, हमारे स्कूल में भी भगवान है देखा जाए तो, और मतलब हर जगह है। गॉड को कोई मतलब ये नहीं है कि गॉड को हमें स्पेसिफाई करना पड़े, या फिर जो भी है कि कहाँ है कहाँ नहीं है, वो तो खैर हर जगह है। लेकिन जब आप बीमार होते हो सबसे पहले आप क्या करते हो, और सबसे पहले आप कहाँ जाते हो, आप क्या डॉक्टर्स को ढूंढते हो। और खैर जो हम अमीर लोग हैं उनको तो खैर इजीली मिल जाता है, लेकिन जो गरीब है बेचारे, क्या वो है, क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। क्या इंडिया में आज जैसे कि हो रहा है, हालांकि मैं खिलाफ किसी चीज़ के लिए नहीं हूँ, अभी एक बच्चे ने मैसेज कर दिया था 1-2 दिन पहले, मैंने डीपी बना रखी थी, तो एक बच्चे ने 9th क्लास का बच्चा ही कहता है, क्या सर कांग्रेस के फेवर में हो क्या। बेटा मैं कांग्रेस के फेवर में नहीं हूँ, ना मैं मोदी के फेवर में हूँ, मैं तो मतलब ये है कि थोड़ा सा आगे की सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं, और मतलब हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, हमारा देश आगे स्कूल हॉस्पिटल्स इनसे बढ़ सकता है, या मंदिर खैर इम्पोर्टेंट है, या फिर इनसे बढ़ सकता है, जहाँ पे मतलब आज हमें सोचने का है कि कहाँ कैसे आगे आने, आप जैसे बच्चे हो जो आगे आने वाले टाइम में आपको कैसे जॉब्स मिलेगी, कैसे न्यू जॉब्स क्रिएट होगी, और कैसे टेक्नोलॉजी के अंदर ही आप अच्छा जाओगे। बेटा आज अगर आपके यहाँ पे हॉस्पिटल खुलता, क्या पता आप में से बच्चे एक हॉस्पिटल खुल जाता अयोध्या में ही सही, ठीक है, और मंदिर भी खैर जरूरी है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर हॉस्पिटल भी खुल जाता आज जिसकी जरूरत है, तो कितना कोरोना के टाइम में कितना अच्छा होता, कितने लोगों को वो मिलता, कितना मतलब कितना फायदा होता। और फिर ये आगे चल के हमारे रिसर्च में भी होता, कुछ आप में से बच्चे क्या पता उस हॉस्पिटल्स में जाते, कोई नई टेक्नोलॉजी आप डिस्कवर करते, तो मतलब काफी हद तक फायदा था। खैर वो गवर्नमेंट का इशू था, अच्छा हुआ। खैर मेरे हिसाब से तो हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए,
और हमें अपने देश के लिए, इंडिया के लिए सोचना चाहिए कि हम इंडिया के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं। और आगे इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए कि इंडिया के अंदर हम जो भी कुछ बना रहे हैं, बेटा आज क्या कोई मूर्ति बनाने से, जो हम मूर्तियाँ बना दी, हमने अभी बनाई थी हमारे मोदी जी ने गुजरात में, क्या मूर्ति बनाने से क्या हमारा देश ऊपर उठ जाएगा? आप सोचो। या फिर हॉस्पिटल्स बनाने से, स्कूल कॉलेजेस अच्छे अच्छे बनाने से, और वो अच्छे अच्छे इसलिए नहीं कि आपने इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन कर दिए ढेर सारे, उनमें मोटी मोटी फीस ले रहे हो, अच्छे अच्छे क्या, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी ना वैसे वैसे हमें फायदा होगा। अच्छे अच्छे कॉलेज कैसे कि हाँ एक अच्छा कॉलेज ओपन किया, गवर्नमेंट कॉलेज ओपन किया, अच्छे फैकल्टी दो उनको और बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, जो पढ़ना चाहेगा उनको पढ़ाओ। और उसके अंदर मेनली हमें आज के टाइम में फोकस किस पे करना चाहिए? हमें फोकस ये करना चाहिए गरीब का बच्चा कितना पढ़ पा रहा है। ठीक है, गरीब अगर अच्छा कॉलेज अच्छा स्कूल बन रहा है हर जगह, तो गरीबों के बच्चे जिनके पास नहीं है वो कितना पढ़ रहे हैं, वो कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें हमें मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता। खैर ये तो खैर गवर्नमेंट की था इशू। अब जैसे जैसे मेरे 15 मिनट का लेक्चर हो रहा है और 15 मिनट्स का आपको आगे वीडियो मिलेगी, नहीं तो मेरे जो प्यारे बच्चे हैं वो बोर होने लग जाएंगे कि सर इतनी लंबी वीडियो मत बनाया करो, हम मेरे पास मैसेज आ जाएगा। तो इससे अच्छा हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। तो आप बच्चों से सिर्फ इतना ही है कि आप सब बच्चे देखो महामारी का टाइम है, ठीक है, या फिर कोई एक बच्चा आप में से, खैर मेरे पास बच्चों के कांटेक्ट में रहता हूँ तो आता है कि सर अभी मेरे को कोरोना हो गया, ठीक है, और मैं मतलब वो तो खैर उसका कोई इशू नहीं, वो किसी को भी हो सकता है, और कोरोना हो गया और मैं हॉस्पिटल में गया, वहाँ जाकर पूछा मैंने बेटा कैसा खाना मिल रहा था, बेटा सर कुछ भी नहीं मिल रहा था, मतलब बुरा हाल था बस। तो मतलब ये काफ़ी इश्यूज है जो हमें सोचना चाहिए कि इन सब को हम रिमूव करें अपने देश में से। और हालांकि अमेरिका जैसा देश था वो भी नहीं बच पाया, अच्छी अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ थी उसके पास। हम इंडियंस तो खैर काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं, मतलब या तो हमारे यहाँ पे जो डेथ रेशियो है ना बेटा वो बहुत कम है। कम क्यों है? कम इसलिए है बेटा क्योंकि जो हम इंडियंस है ना, हमारा मेरे वे में, ठीक है, अब वो मत समझ लें, हम इंडियंस है, हम इंडियंस को क्या है स्टार्टिंग से ही हमारे यहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटी बहुत कम है, मतलब अच्छी कुछ खास नहीं है। हम इंडियंस को स्टार्टिंग से कभी टाइफाइड हो जाता है, हितेंद्र सर को भी कुछ दिन पहले हुआ था टाइफाइड हो गया, उससे हमारी बॉडी ने स्ट्रगल किया, कभी पोलियो हो जाता है, कभी कोई बीमारी, हम स्टार्टिंग से बीमारियों कॉन्टेक्ट में इतना आते रहे इंडियंस, ठीक है। हमारे यहाँ क्या था, गंदगी इधर है और हम इधर है, फिर भी हमारे बॉडी का इम्यूनिटी जो पावर होती है वो इतनी कैपेबल हो जाती है कि आज ये जो कोरोना है वो मतलब उन्हीं को नुकसान पहुंचा पा रहा है मेरे वे में जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक है। तो हमें डरना चाहिए, इससे हमें हमारे अपनी केयर भी रखनी चाहिए, बट इतना नहीं। इसके साथ साथ हमें मेरे हिसाब से इंडिया में के अंदर जो डेथ रेशियो है वो कम है, तो आप लोगों को साथ के साथ अपना काम भी स्टार्ट करना चाहिए। और आप तो खैर कर ही रहे हो, ऑनलाइन देकर स्टडी कर रहे हो, तो ये करो। और इंडिया में खैर ये एक अच्छी चीज़ है। और भी अगर इंडियंस के पास और भी अच्छी फैसिलिटी आ जाए, सपोज करो अगर और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स होते, ठीक है, और भी अच्छा होता। खैर इसकी मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन और भी जो इतनी डेथ हुई है उनमें से अगर एक भी और भी अच्छी, अगर ये लगा ले कि खराब हॉस्पिटल फैसिलिटी की वजह से हुई है, अगर एक को भी एक अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी मिल जाती है और एक की बच जाती, तो वो हमारे हॉस्पिटल बनाने का जो वेट था वो हमारा क्या है पूरा हो जाता। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे अब हम देखते हैं अपनी पढ़ाई के बारे में भी। ही क्वेश्चन सेकंड जो था उसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो अब हम उसको करना स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, इतनी बात के बाद अब जरा हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। तो हम क्या कर रहे हैं आज चैप्टर थर्ड जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसका जो क्वेश्चन सेकंड है जो मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ ही गया होगा। उसको अब आगे हम थोड़ा सा फर्दर करते हैं। तो इसके अंदर क्या कर रखा है, फॉर्मुलेट पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। मतलब सबसे पहले हमें क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या है इन इक्वेशंस को जो है मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम है इनसे को पढ़कर ध्यान से हमें इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद क्या है इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मतलब सिंपल सी बात है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहला जो इसका पार्ट है, पहला पार्ट ये हम देखते हैं। पहला पार्ट क्या देगा, रितु कैन
रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ऋतु कोई लड़की है, जैसे मैंने बताया, वो क्या है, रो कर रही है, मतलब पानी के अंदर अपना वो चाकू टाइप में जो है उसे चला रही है। डाउन स्ट्रीम का मतलब आप अब अच्छे से समझ जाना कि पानी के बहाव के साथ साथ ही चल रही है, तो 20 किलोमीटर 2 घंटे में चली जाती है। तो मतलब 20 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया और 2 घंटे उसका टाइम हो गया। तो अगर वो डाउन स्ट्रीम चलती है, मतलब पानी के बहाव के साथ साथ जाती है, तो 20 किलोमीटर 2 घंटे में चली जाती है। ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है एंड अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब पानी के बहाव से अपोजिट जा रही है बेटा। अपस्ट्रीम मतलब पानी का बहाव इधर बह रहा है, बताया था मैंने आपको, और वो लड़की है वो अपोजिट चल रही है। और अपोजिट चलने में सक्सेसफुल कब होगी बेटा, जब उसकी स्पीड जो है रो करने की, मतलब उसको जो आगे जाने की पानी की स्पीड से ज़्यादा होगी, तो वो आगे बढ़ पाएगी अपस्ट्रीम में। तो उसकी ज़्यादा है, तो वो अपस्ट्रीम के अंदर कितना चल रही है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर। वो 4 किलोमीटर चल पाती है कितने घंटे में, 2 घंटे में चल पाती है। अब आगे क्वेश्चन पूछ लिया गया, इतना तो हमें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का समझ में आ गया। यह आ गया कि 20 किलोमीटर चलती है डाउन स्ट्रीम पानी के साथ साथ 2 घंटे में, और अपस्ट्रीम पानी के बहाव का अपोजिट जाती है, 4 किलोमीटर ही जा पाती है बेचारी, 2 घंटे में जा पाती है, क्योंकि पानी का बहाव भी उसको अपोज कर रहा है ना वो। आगे पूछा इसने फाइंड हर स्पीड इन रोइंग इन स्टिल वाटर। वो जिस रोइंग से, मतलब जिस हिसाब से अपना चाकू हिला रही थी, वो अगर पानी एकदम शांत हो, मतलब कुछ भी ना हो, पानी के अंदर कोई हलचल ही नहीं है, बिल्कुल शांत है, तो उसकी स्पीड बतानी कि भाई वो स्टिल वाटर के अंदर उसकी स्पीड कितनी होगी। एंड द स्पीड ऑफ करंट, मतलब करंट, ये करंट वाला करंट नहीं आ गया, तो इसके अंदर आप ये समझ ले रहे हैं स्पीड ऑफ रिवर पूछ रहा है, मतलब जो पानी बह रहा है, जो पानी बहाव में है, उसकी स्पीड बतानी है, और वो जो लड़की कितनी ताकत लगा रही है, कितनी ताकत से अपने आगे की साइड भाग पा रही थी। तो अब इसके लिए हमने क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे जो ऋतु है वो अगर पानी एकदम शांत है, कोई हलचल नहीं है, मतलब बिल्कुल शांत पानी है, तो उसके अंदर उसको उसकी जो ताकत है, मतलब कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकती है, वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकती है, क्योंकि वो इतनी स्पीड से वो अपना चाकू हिला रही है, उसकी वजह से वो आगे भाग रही है। बाकी आप फिजिक्स तो खैर पढ़ ही चुके हो कि वो जो हमने लॉ पढ़ा था, किसका, न्यूटन का लॉ पढ़ा था, कि जैसे ही हम नाव जो होती है, नाव के अंदर हम चाकू को पीछे की साइड, पानी को पीछे की साइड धकेलते हैं, और जो है हम आगे की साइड होता है एक्शन के अपोजिट रिएक्शन। थोड़ी सी फिजिक्स भी याद आ गई अब हमें। तो इसके अंदर बेटा क्या हुआ, ये x किलोमीटर पर आवर हो गया, और हमने क्या माना, ऋतु की जो स्पीड थी वो हमने x किलोमीटर पर आवर मान ली, और जो पानी का बहाव था, जो पानी जैसे बह रहा था, पानी फ्लो कर रहा था, पानी की भी कोई ना कोई स्पीड होगी, ठीक है, तो पानी की स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर मान ली। तो अब जरा सोचने की बात है बेटा, जो स्पीड है ऋतु की, वो ऋतु की स्पीड अब चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो तो हमने स्टिल वाटर के अंदर माननी है, जब पानी बिल्कुल शांत था तब हमने मानी है उसकी स्पीड कितनी, x किलोमीटर पर आवर, और वही इसने पूछी थी क्वेश्चन में। लेकिन अब क्या है इसने, अब क्या हम ऋतु की जो एक्चुअल स्पीड है वो फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअल स्पीड क्या, जो कि जिस हिसाब से वो रोइंग कर रही है, मतलब जिस हिसाब से अपने चापू को धकेल रही है, वो तो खैर वो होगी स्टिल वाटर के अंदर, और जो उसका पानी अपोज कर रहा है, ओवरऑल जो उसकी स्पीड निकल जाएगी वो करनी है। तो बेटा इसके अंदर ऋतु की ओवरऑल स्पीड जो होगी वो अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कैसे बेटा, अगर पानी का बहाव की स्पीड हमने y किलोमीटर मानी, और पानी क्या था हमारा, मतलब ऋतु क्या थी, वो x किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, तो क्या है x माइनस वाई, मतलब अगर वो पानी के बहाव का अपोजिट जा रही है तो x किसकी होगी, ऋतु की स्पीड होगी, और y किसकी होगी, पानी की स्पीड होगी। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर ऋतु को आगे जाना है तो ऋतु को आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऋतु को जो पानी का बहाव है उससे ज़्यादा स्पीड उसकी होनी चाहिए, तभी वो आगे जा पाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा एक्स की जो है वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, वरना वो तो पानी के साथ साथ ही बह जाएगी। लेकिन ये तो कह रहा है कि हाँ भाई वो अपस्ट्रीम जा रही है, मतलब पानी के बहाव का अपोजिट जा रही है, अपस्ट्रीम का मतलब अपोजिट होता है, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। अगर वो अपस्ट्रीम जाती है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, x की स्पीड से जा रही है वो, और पानी का बहाव क्या है, y से है, तो मतलब x किलोमीटर और y किलोमीटर पर आवर। x में से हम y को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x में से अगर हमने y को माइनस कर दिया तो हमें मिल गया कि उसकी अपस्ट्रीम की वैल्यू आ गई, क्योंकि मतलब ओवरऑल उसकी स्पीड कितनी होगी। जैसे सपोज अगर हम मान लें कि ऋतु है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ऋतु जो है वो 14 किलोमीटर पर आवर से स्टिल वाटर में रो कर पाती है, और पानी क्या है 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो 14 माइनस 10 उसकी ओवरऑल स्पीड कितनी रह जाएगी, आपकी 4 ही रह जाएगी, क्योंकि ओवरऑल 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मानी जाएगी, क्योंकि उतना तो उसने दम जो था अपना, जो स्पीड थी वो क्या है, उसको पानी के बहाव को कैंसिल आउट करने में लगा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर हितेंद्र सर तो फिर भी है ही आपके पास। अगला क्या है बेटा, डाउन स्ट्रीम।
डाउन स्ट्रीम का मतलब समझो पानी का बहाव है, उसके साथ साथ ऋतु की भी स्पीड आ गई। और जो ऋतु की स्पीड थी स्टिल वाटर के अंदर वो x थी, और पानी का बहाव था y था। तो अब इस केस में बेटा पानी के बहाव के साथ साथ ही जा रहा है और उसको अपनी स्पीड भी लगा रहा है, तो इसकी डबल होगी इसकी स्पीड इसकी। तो क्या होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आर। मुझे पता है आप कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये कैसे कर रहे हैं, तो बेटा एक से दो बार इस वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और थोड़ा सा अपना माइंड पे फोकस करना, क्योंकि अभी आपके मैं सामने प्रेजेंट नहीं हूँ तो मैं देख नहीं पाता कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि अच्छे से समझ आ जाए। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, आप मुझे लगता है। अब आगे क्या था, अब हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है फिजिक्स के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर भी हमने कई बार पढ़ लिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो मतलब किसी भी चीज़ की स्पीड निकालनी है तो आपको क्या उसका डिस्टेंस अपॉन में टाइम लिखना पड़ेगा। तो अब आप जरा अगर क्वेश्चन को एक बार और थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हो, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कह रहा है 20 किलोमीटर इन 2 आवर, 20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, 2 आवर इसका टाइम हो गया, और स्पीड कितनी है अगर वो डाउन स्ट्रीम चलती है, स्पीड कितनी आई है भाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है स्पीड कितनी आई है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस कितना था उसका 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 ऊपर आ गया और टाइम था क्योंकि इसी फॉर्मूले का यूज करा। स्पीड इसकी कितनी थी डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई किलोमीटर, क्योंकि साथ साथ गए थे, अब वो तो खैर समझ आ जाना चाहिए। तो स्पीड कितनी होगी x प्लस वाई, और जैसे कि डिस्टेंस कितना था इसका जब डाउन स्ट्रीम चल रहा है 20 किलोमीटर चल रही थी और 2 घंटे में जा रही थी, 20 अपॉन में 2। तो बेटा अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, किलोमीटर पर आर इधर लगाया है तो आप इधर भी लगा सकते हो, किलोमीटर पर आर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे भी किलोमीटर पर आ रहा है और इसके भी पास भी जैसे कि मैंने यहाँ लगाया था, तो इसके पास भी आप चाहो तो किलोमीटर पर आवर लगा सकते हो, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो इसमें इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना, कहीं फिर टेंशन लगे धीरेन्द्र सर को याद करो, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम यहाँ देखते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम था, 2 वन जा 2, 2 10 जा 20 आता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू किलोमीटर आवर से कैंसिल, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ गया। तो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारा गेट हो गई है, इतना सही है। अब देखते हैं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के अंदर कितना है बेटा इसका x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, मतलब x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर है। तो साफ सीधी बात यही है कि जो अपस्ट्रीम है पानी के भाव का अपोजिट चलती है तो उसकी स्पीड कितनी बचती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और उसके ऊपर अगर आप क्वेश्चन को दोबारा देखते हो, क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो, अपस्ट्रीम में कितनी चल रही हो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब साफ सी बात ये है वो 4 किलोमीटर चल रही है 2 घंटे में। अगर वो पानी के भाव का अपोजिट चलती है तो साफ सी बात है देखो डिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि उसका काफ़ी टाइम तो इसमें ही वेस्ट हो गया कि वो करूं कि मतलब जो बहाव है उसको मैं अपोज करूं, कैंसिल आउट करूं। लेकिन अब इसके अंदर क्या हो गया आपका, अब अगली क्वेश्चन आपके पास आ जाएगी अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम की आपके पास आ जाएगी x माइनस वाई 4 किलोमीटर चल रही थी, यही सेम फॉर्मूला यूज किया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस क्या होगा आपका 4 होगा और टाइम क्या होगा 2 आवर हो गया। तो अगेन 2 वन जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 की वैल्यू आ गई, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई। तो बेटा देखो अब आपका हाथ में बहुत कुछ आ चुका है। फर्स्ट इक्वेशन पता चल गई x प्लस वाई इक्वल टू 10, और सेकंड इक्वेशन पता चल गई x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2 इक्वेशन आपके पास मिल गई। तो अब आप क्या है इससे इजीली या तो अपना एलिमिनेशन मेथड लगा दो इन दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट में और सेकंड में, या सब्स्टिट्यूशन लगा दो और आप इसको सोल्व कर सकते हो। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ अब तक आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना अच्छे से आ चुका होगा, तभी आप इस क्वेश्चन पे आए हो, और नहीं आया तो आप और मेहनत करो। तो बेटा मैंने इसके अंदर क्या लगा दिया, मेरा फेवरेट मेथड जो होता है एलिमिनेशन मेथड, उसको मैंने इसके अंदर लगा दिया, x प्लस वाई और x माइनस वाई लगा दिया है। और मैंने यहाँ पे सिंबल चेंज नहीं करे हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड का मतलब मैं पहले भी काफ़ी की वीडियो में बता चुका हूँ, कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना है हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सिंबल चेंज ही करने हैं या कुछ करना है। मैंने यहाँ पे सिंबल चेंज कुछ भी नहीं करा, एलिमिनेट मेरे को पता था यहाँ प्लस वाई है यहाँ माइनस वाई है, वाई इजीली एलिमिनेट हो रहा है तो मैंने कर दिया, और सिंबल कोई चेंज नहीं करा। तो बेटा देखो x और x 2x हो गए, ठीक है, और y से y कैंसिल आउट हो गया और सिंबल चेंज नहीं करे, और 10 प्लस 2 12 हो गया, मतलब 10 प्लस 2 12। तो ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा हो गया 2x प्लस 12। तो अब देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में सर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो बिल्कुल हो गया बेटा डिवाइड में, 12 अपॉन में 2 आ गया, 12 को 2 से कट करेंगे तो 6 आ गया। ये तो खैर बच्चों वाली चीज़ आ गई। अब x की वैल्यू क्या आ गई ओवरऑल 6, तो बेटा x की वैल्यू 6 आ गई, तो अब क्या आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देता हूँ। तो x की वैल्यू 6 को मैंने क्या कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, और अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में बेटा पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे गेट होता है
फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन में ये लाइन लिख रखी है सुंदर सी, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एक्स वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, एक्स की करिए, पुटिंग एक्स वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के अंदर आप पुट करते हो तो फर्स्ट की इक्वेशन आपकी क्या थी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो एक्स की जगह क्या पुट कर दिया 6, और वाई की जगह वाई, और 10 की जगह 10। अब बेटा सर इधर 6 क्या है, एडिशन का हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। y इक्वल टू 10 माइनस 6 हो गया, और y 10 माइनस 6 करते तो 10 में 6 गया 4 आ गया। तो मतलब x की वैल्यू आपके पास, सॉरी y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आई थी बेटा, 6 आई थी, और y की वैल्यू 4 आई थी। तो मतलब साफ सी बात ये है, x और y की वैल्यू, अभी एक लाइन और सुंदर सी आप लिख लेना कि रितु की जो स्पीड थी स्टिल वाटर के अंदर वो कितनी थी, स्टिल वाटर के अंदर उसकी जो रोइंग की स्पीड थी वो कितनी थी, 6 किलोमीटर पर आवर। और जो वाटर की स्पीड थी, मतलब जो स्ट्रीम की स्पीड थी, या आप कह सकते हो जो करंट दे रखा है इसकी स्पीड थी, वो कितनी थी, 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या है, यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे हमने देखा था। तो x की वैल्यू मिल गई, तो ऋतु स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो बहाव था नदी का वो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप, मैं इतनी उम्मीद कर ही सकता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अब ज़्यादा इस वीडियो को लंबी नहीं करेंगे हम। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा आपके जो थर्ड चैप्टर है ये एक्सरसाइज है 3.6, इसके बाकी 2 पार्ट भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ। और बच्चों को भी खैर काफ़ी को है कि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो, तो बेटा कंपेयरिंग मत करो किसी के सिलेबस से अब। लेकिन इस वीडियो में इतना ही कहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा आपसे आगे के 2 क्वेश्चन लेके, और भी कोई नई नई बातें लेके। तो अभी के लिए इतना ही, इस क्वेश्चन को अच्छे से करो बेटा, और आगे के लिए बाय एंड टेक केयर।